लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी जी आज हम लोगों के साथ बातचीत के लिए हैं और भड़ासवा मीडिया का एक प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है कि लाइव बातचीत का जो दौर लॉकडाउन में शुरू किया है, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने, बहुत इंडिविजुअल्स ने, तो जूम के जरिए उसी तरह आज हम लोग भी एक सेकेंड पार्ट आज है हम लोगों का। और इसमें कई लोगों को बुलाने की जगह हम लोगों ने अपने आप में एक संस्थान है रामदत्त त्रिपाठी जी, जिनको लोग बीबीसी के संवाददाता के रूप में जमाने दशकों तक सुने होंगे रेडियो पे जो है। और कहते हैं कि पत्रकारिता में पत्रकार कभी रिटायर नहीं होता। तो रामदत्त जी जिस तरह से एक्टिव है और अब वो डिजिटल जर्नलिज्म में है मीडिया स्वराज .com के जरिए, और उन्होंने एक बहुत ही एक शानदार विचार पेश किया है जो आजकल के नेता उतना सोच नहीं पाते हैं कि ये जो भीड़ जा रही है गांवों की तरफ, जो स्किल्ड लेबर है, उसे कैसे हम रचनात्मक कामों में लगाएं। उसके लिए उनका एक कई सूत्री फार्मूला भी है। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे विस्तार से। शुरुआत हम लोग रामदत्त जी से करते हैं कि भाई साहब आप जर्नलिज्म में कैसे आए? जैसे आजकल तो जर्नलिज्म में आने की अपनी एक कहानी है। देखिए, मैं छात्र जीवन में, आपको 1 मिनट लगेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ सर्वोदय आंदोलन से जुड़ी एक प्रोफेसर वगैरह थे, महादेवी वर्मा थी, प्रोफेसर रघुवंश थे, डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा थे, प्रोफेसर जयेश माथुर वगैरह वगैरह। तो वो एक स्टडी सर्किल होता था, मैंने भी ज्वाइन किया। फिर मैं वो सर्वोदय आंदोलन जो है, विनोबा भावे और गांधी जी और जेपी, उसमें मैं शामिल हो गया। फिर धीरे धीरे जब जेपी ने चुनाव शुद्ध अभियान का आह्वान किया 74 में, तो उसमें भी हम सक्रिय रहे। तो एक पत्रिका निकलती थी हम लोगों की, नगर स्वराज्य, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं 22-23 साल का था, मुझे मैनेजिंग एडिटर बनाया था, और सोचिए कि महादेवी जी उसकी प्रधान संपादक थी। तो और उसमें हम लोगों का लक्ष्य 2 थे। एक तो ये था कि भाई अच्छा साहित्य पहुंचे लोगों के पास, तो हम बहुत सारी एक सचल पुस्तकालय भी चलाते थे, और रेलवे स्टेशन पे गांधी साहित्य की दुकान भी चलाते थे, और घर घर किताबें पहुंचाते थे। तो मुझे याद है जस्टिस राम वृक्ष मिश्रा या बहुत सारे लोग थे, उनके यहाँ हम लोग जाते थे, तो उससे हमें फायदा होता था कि उनको साहित्य मिलता था, हमें अच्छी बातें पता चलती थी। फिर धीरे धीरे घटनाक्रम आया, जब जेपी आंदोलन और टकराव हुआ इंदिरा जी से, तो फिर हमें जेल जाना पड़ा, मतलब क्योंकि आप हम वांटेड थे। जेपी ने आप किस उम्र में जेल गए थे सर? अब 22 साल में। 22 साल की उम्र में जेल चले गए थे? 22-23। क्या बात। अब जेल चले क्या गए, मजबूरी थी, क्योंकि जयप्रकाश जी ने सीधे नॉमिनेट किया था हमको संघर्ष संचालन समिति में, जी। तो हमारा नाम टॉप की लिस्ट में था। जब हम लोग पकड़े गए थे, हम लोग तो सोच रहे थे अंडरग्राउंड आंदोलन चलाने के। हम थे, संतोष भारती थे, और विमल थे, प्रोफेसर विमल गिरी इंस्टीट्यूट के हम लोग। तो सोचे थे कि जाएंगे धीरेन्द्र मजूमदार जी से वहाँ आजमगढ़ में कुछ सूत्र सीखेंगे, कैसे आंदोलन अंडरग्राउंड चलाया जाए। लेकिन वहाँ एक इंटेलिजेंस वालों ने पकड़ लिया हमको, और फिर उस समय ब्लिट्ज में खबर छपी कि साहब वो जेपी आंदोलन के बड़े टॉप के लोग पकड़े गए, और उनकी निशानदेही से मजेदार बात है कि साहब हथियार बहुत बरामद हुए हैं, जबकि हम लोगों का तो भाई खुद गांधीवादी लोग। लेकिन जैसा पुलिस की आदत है, सिस्टम में वो आदत है। चल और रहा ये था। मुझे लगता है कि ये आदत बहुत पहले से आप लोगों के समय से रही है कि मतलब पकड़ो तो कुछ भी लगा दो, हथियार है, साहित्य है, कुछ हाँ भी। हाँ 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 हाँ, देखिए वो तो सिखा गए हैं ना अंग्रेज, और उन्हीं का बनाया कानून है। कानून है। और फिर जब भी कोई अथॉरिटेरियन रिजीम होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस समय भी आप देखिए कि सरकार नाराज होती है, कुछ भी एक खबर दिखाने से, मिर्जापुर में मिड डे मील में उसको जेल भेज दिया। और होता क्या है कि सरकार का इशारा आया और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नतमस्तक है। तो खैर, तो जब जेल से हम निकले तो हमारे पास ये था कि क्या करें, क्योंकि हम मालूम था कि दलीय राजनीति में हम नहीं चल सकते, जो हमारी निष्ठाएं है सत्य की और अहिंसा की, हम नहीं चल सकते। तो हमने फिर नेक्स्ट बेस्ट जो है पत्रकारिता ज्वाइन किया, भारत अखबार, अमृत प्रभात, फिर अमृत प्रभात लखनऊ आ गए, फिर संडे मेल, और फिर बीबीसी के लिए मैंने 21 साल काम किया। तो 21 साल, ये 2 और दशक। बीबीसी, अच्छा एक चीज और बताऊं, मैंने कहीं कोई दरखास्त नहीं दी, हर जगह मुझे ऑफर मिला। मतलब बीबीसी में भी मुझे मार्क टुल्ली ने बुलाया, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा अरे आप लोग चलिए, मैं हिंदी वाला आदमी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने एक टाइपराइटर भेज दिया और कहा करो। तो मैंने अंग्रेजी का टाइप भी करना सीखा और शुरू कर दिया। क्या बात, क्या बात। तो मतलब उससे पहले मैं संडे मेल में आपको था। जो पत्रकारिता में एंट्री यूं ही मिली, उसे आपने 2 दशक से ज्यादा समय तक आपने उसको निभाया और लेकिन ईमानदारी से मैं किया। सोशल सर्विस के लिए आया, मेरा पर्पज नौकरी का नहीं था। इसीलिए बीबीसी में कुछ, हिंदी में कुछ इस तरह की चीजें होने लगी, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। वो जो प्रिंट क्या होता है, जो भी है, हिट्स बढ़ाने के लिए
तो मेरा काफी झगड़ा भी हुआ, डायरेक्टर से भी हुआ, एडिटर से भी हुआ, वो लिखत पढ़त पे है सब। खैर बहरहाल फिर उस समय हमने सोचा कि अब अवकाश में बच्चों ने भी कहा कि अब घूमो फिरो, लेकिन मैं बताऊं, मैं ये घूमो फिरो करते करते दुनिया घूमे, चीन गया, यूरोप गया, साउथ ईस्ट एशिया गया, सब गया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ पत्रकारिता में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कि क्योंकि बड़ी निराशा है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अब बड़ा मीडिया काम नहीं कर पाएगा जो परिस्थिति है, इसमें छोटा ही मीडिया इस समय काम कर सकता है, क्या क्योंकि बात। बड़ा मीडिया पर तमाम दबाव है संस्था चलाने का, पूंजी इतनी जुटाने का, सरकार से, बिजनेस से। तो इसमें बहुत छोटे मॉडल, कम खर्च वाले मॉडल ही चलेंगे, तो वो मॉडल मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। मैं सर उसी सवाल पे आ रहा था। आपने अपने जवाब में दो सवाल मतलब दिए हैं मुझे। पहला तो ये है कि अ, आप लोगों ने जब शुरू किया था उस समय सत्ता छुप छुपा के मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करता रहा होगा। आज आज ये काम खुलेआम हो रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है, सत्ता के लोग ये देखते हैं कि कौन नहीं बिक रहा है और कौन हमारे खिलाफ चल रहा है, तो उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, छापे वापे डलवा के, तमाम चीजें करके। तो एक तो सवाल ये है कि आपके समय सत्ताओं का क्या रवैया रहा है मीडिया के साथ, और आज के दौर में कितना नंगई या खुलापन के साथ वही काम किया जा रहा है जो मतलब दबाने और कुचलने का। एक तो सवाल ये है। सेकंड जो है कि आपने बीबीसी के में अपने अपने स्टैंड पे कायम रखते हुए आपने जो बातें कही और छोड़ा आपने अपने एक तर्क के साथ, स्टैंड के साथ, तो फिर आपने कुछ चीजें शुरू की। जैसे आपको एक मीडिया पैनलिस्ट और एनालिस्ट के रूप में आपको कई चैनलों पे हम लोग देखते हैं, बड़ी बेबाक राय रहती है आपकी। तो अभी आपने जो नया वेंचर शुरू किया है डिजिटल जर्नलिज्म में, mediaswaraj.com, तो ये कैसे दिमाग में आया, और आपके पीछे बैकग्राउंड भी आपके जो है उस पोर्टल का दिख रहा है। तो भाई दोनों सवाल। दिमाग तो इसीलिए, देखिए बीबीसी में ये खूबी तो है ही है कि वहाँ ट्रेनिंग होती है हर साल, और लेटेस्ट ट्रेनिंग बीबीसी से ज्यादा कोई ट्रेनिंग। और क्योंकि मेरा रुझान भी था, तो कोई नया इक्विपमेंट आता था तो मेरे पास भेज देते थे। मतलब आप समझिए, मेरे पास दो दो सैटेलाइट फोन थे मेरे पास, मतलब कुछ इक्विपमेंट की कमी नहीं होती थी, सब मुझे भेज देते थे। और ट्रेनिंग बहुत होती थी वहाँ, तो वो सारी जानकारी मुझे थी। और सिर्फ मन में एक पीड़ा थी कि भाई कुछ करा जाए। और कभी-कभी ये भी लगता था, बहुत दुर्भाग्य है कि कुछ लिखने का मन करता था, तो मन में आता था कि कहाँ लिखें? मतलब कहाँ लिखे। फोरम नहीं बचे हैं, हिंदी पत्रकारिता में तो फोरम नहीं बचे, क्योंकि अब ये अपने ही साथी कहने दीजिए कि आज सरकार तय करती है कि लखनऊ के किस अखबार में कौन एडिटर होगा। भई मैं अमृत प्रभात में मैं था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, इलाहाबाद के थे वो। जी। उनके रहते हम लोग अखबार में धुआंधार लिखते थे। और डॉक्टर अम्मार रिजवी थे, उन्होंने 3 साल तक विज्ञापन नहीं देने दिया, लेकिन मालिकों ने कहा हमारे उस समय, मालिक भी, देखिए मालिकों का भी असली असली खेल तो मालिकों का है, क्योंकि बिल्कुल। एडिटोरियल पॉलिसी और वो। तो तुषार कांति घोष और ये लोग, उन्होंने कहा कि डोंट बॉदर, डोंट बॉदर। तो हम लोग करते रहे, और वीपी सिंह ने कोई हमको विक्टिमाइज, अरे वीपी सिंह तो बड़े, वीर बहादुर सिंह उनकी सरकार के खिलाफ नरेंद्र, इतना हम लिखते थे। मैं चीफ रिपोर्टर था अमृत प्रभात अखबार में। अब हमारा काम है प्रहरी, हम यही काम है, और काम क्या है। और हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा अरे बहुत हमारे खिलाफ लिखते हो, बैठ के चाय पिलाते थे, और कभी नहीं कहा कि भी मत लिखो, ये करो, वो, नथिंग, नेवर। हाँ, मायावती ने दबाव डाले थे, मायावती ने भी एडिटर हटवाए थे। और मायावती ने भी ये जो एक बड़ा अखबार है उसके मालिकों की, चूंकि केमिकल कंपनियां है, उसको बंद करा दिया था। बिल्कुल। तो वही, जहां अथॉरिटेरियन जब मिजाज होता है, और जब नेता का पॉलिटिकल, अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है नेता पर, तो ये सब चीजें होती हैं। और आज तो बहुत बुरी स्थिति है। आज तो हमारे मित्र लोग बताते हैं कि लाइव वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंट्रोल रूम बने हैं सारे टीवी चैनल, और उनको ब्रॉडकास्ट करते हुए आता है कि भाई व्हाट आर यू सेइंग, क्यों कह रहे हो ऐसा। तो अब आप क्या करेंगे, माहौल इतना खराब हो गया। तो तो अब सर उसमें यही है कि जी। भैया छोटा छोटा मंच ही चलेगा, छोटा मंच है, और अब आप इंटरनेट से दुनिया में कहीं पहुंचा सकते हैं। तो सर ये मीडिया स्वराज जो आपने शुरू किया है, इसके ये कैसे दिमाग में आया और इसके पीछे विजन क्या है? देखिए दिमाग में तो यही आया कि स्वराज हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, वो जो कि हम उस उसी के आंदोलन में चलते रहे, जेल जेपी जाना पड़ा, आंदोलन, स्वराज अभियान के चलते। सर्वोदय, हाँ। और नगर स्वराज हमारा वो पहले का था, वो मेरे पास है। और वो सोचे कि उस जमाने में हमने 8,000 उसका सर्कुलेशन था, और पूरे देश में हम पहुंचाते थे, गोवा से लेके और वहां तक डाक के जरिए जाता था।
तो हमें ये था कि स्वराज से जुड़ा ही कोई नाम रखना है, और मीडिया जो है वो स्वराज के लिए हेल्प करे। जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सामूहिक संकल्प था, कोई एक आदमी का नहीं था, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसका था। उसके लिए मीडिया क्या कुछ हेल्प कर सकता है, और लोगों की आवाज, हमारा स्लोगन है पीपल्स वो। तो सिंपल था, और मुझे मालूम है कि भाई हम ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम कुछ चुनिंदा आर्टिकल तो छाप ही सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं समाज में, वो कहते हैं फोरम नहीं है, कहाँ लिखें कोई, जी मतलब। तो हम तो एक फोरम दे रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म है, और नॉन कमर्शियल है। इसमें हमने ये भी तय किया है कि विज्ञापन के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। अगर जी ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम होगा, आएगा तो देखा जाएगा। जी। अभी सर मैं देख रहा था कि ये आपका एक आर्टिकल है mediaswaraj.com पे, और मैं उसको बड़ा विस्तार से पढ़ रहा था। मुझे लगा कि जिस तरह का विजन और सोच राजनेताओं, खासकर जो सत्ता चला रहे हैं, उनमें होनी चाहिए, वो एक जर्नलिस्ट जो है, जिन्होंने कई दशक की अपनी पत्रकारिता करियर के जरिए जाना है देश को, समाज को, वो शीर्षक है अभूतपूर्व संकट में राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए सर्वदलीय मंच बने, विप्लव का इंतजार न करें। इसमें आपने कई पॉइंट्स दिए हैं सरकार को, भाई जिस तरह से लोग जा रहे हैं गांव पे, तो उसमें सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और सर्वदल मतलब हर दल मिलके इस कैंपेन को आगे बढ़ाए। तो आपने पॉइंट वाइज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11 देखिए, तक आपने पॉइंट्स दिए हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने लॉ भी किया है। जी तो सिस्टम हमारा क्या है, दूसरे पत्रकार होने का एक फायदा यह है कि वे चपरासी से लेकर और ऊपर प्रधानमंत्री तक से आप इंटरेक्शन करते हैं, सब सिस्टम देखते हैं। तो जो हमारा सिस्टम बनाया गया था, वो सिस्टम में कोई खामी नहीं है। उसमें देखिए, एक तो टेक्नोक्रेट हैं जो डायरेक्टरेट चलाते हैं, फिर सचिवालय में ब्यूरोक्रेट हैं वो चलाते हैं, और फिर मंत्रिमंडल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और असेंबली या पार्लियामेंट है। इन सब फोरम पे बहस करके नीतियां बननी चाहिए। फिर आपको याद होगा, आप तो खुद पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि एक जमाने में सारे छात्र किसी न किसी पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े रहते थे, एक विचारधारा तो देश के बारे में ठीक होती बात। थी। तो आप सोचिए कि पहले पार्टी की जो कार्यकारिणी है, उसकी 6-6 दिन, 7-7 दिन बैठक होती थी, तब पॉलिसी बनती थी, प्रोग्राम बनते थे। आज क्या होता है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है कि वो टीम 11 का नाम दिया गया है। वो टीम 11 आती है, दरबार में बैठती है, और साहब उनको बता देते हैं कि ये करना है, चले जाओ। अफसर कहते हैं भाई, हमसे पूछते भी तो नहीं है ना कि भाई तुम ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है नहीं है। यही हाल दिल्ली का है कि साहब मंत्रियों को बुलाते हैं, एक कमरे में बंद करते हैं, कहते हैं टीवी देखो, और टीवी पे ऐलान कर देते हैं कि साहब नोटबंदी हो गई रात 12 बजे से। मतलब तो आप, सिस्टम ऐसे आपका नहीं आपका आपका सर चल ऑब्जर्वेशन ये है कि दिल्ली और लखनऊ में जो हमारे सत्ताधीश हैं, जो भी पीएम नहीं, सीएम वो हैं, ममता ममता बनर्जी की भी वही हाल है, ऐसा नहीं है। ममता की भी हुई है। जी देखिए, जी जी मेरा मतलब सारे जो छत्र वन पार्टी वन मैन जो पार्टियां हो गई हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उसमें कोई अच्छा भी कर ले रहा है। भाई नवीन पटनायक उसी सिस्टम में अच्छा भी काम कर रहे हैं, कर उनकी रहे हैं। तारीफ भी हो ठीक रही है, बात, लेकिन ठीक बात। सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं ना, अपने पार्टी के प्रति वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एक बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है। देखिए, ये अभूतपूर्व है। ये 100 साल से भी मतलब ऐसी संकट नहीं रहा, वो जो प्लेग था उससे भी बड़ी, क्योंकि अब आपका पूरा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम कोलैप्स हो गया ना, शहर बिल्कुल। का, गांव का। तो आपको नया सिस्टम बनाना है, नया मॉडल उसमें क्रिएट करना है। उसमें आपको देखिए, जो इतने लोग बेरोजगार होके आ रहे हैं उनके लिए रोजगार। उससे पहले भी अब क्या है कि चूंकि आपने इन लोगों को वहां बंबई की चाल में स्लम में रोक लिया 2 महीने, अगर ये पहले चले आते तो ये इनको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं लगता, क्योंकि कोरोना तो बाहर से आया है, ठीक बात। मजदूरों में था नहीं। लेकिन वहां काम करे, होटल में काम करे, यहाँ करे, वहां जो भी आ गया। अब ये लेके जाएंगे, एक तो रूरल एरियाज में जाएंगे तो हमारे पास बीमारी का कोई सिस्टम ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खराब है, जिला वो अस्पताल नहीं। तो पहले तो आपको ये जो आगे आने वाली बीमारी का है, जो फैलाव होगा रूरल एरियाज में, आपको उसको ठीक करना है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी देखिए, इतने लोग हैं जो शहरों में काम कर रहे थे, तो सब खाली मतलब इसमें बहुत स्किल्ड लोग हैं, कोई होटल में था, कोई रेस्टोरेंट में था, कोई हेयर कटिंग में था, कोई टेलरिंग में था। तो ये इन स्किल लोगों को इन्वॉल्व करके, उन्हीं से आप उन तमाम इंटर कॉलेज हाई स्कूल पढ़े हुए हैं उनको इन्वॉल्व करके बच्चों को ट्रेनिंग दे, या उनको फैसिलिटी दे, उनको छोटे छोटे लोन्स दें। आप वर्किंग लोन दे सकते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, 20,000 50,000 आप
लाखों करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों को देते हैं। इन ये जो स्किल्ड लोग हैं इनको 50,000 का लोन दे दीजिए, ये अपना ले लेंगे। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। आपको बताऊं बहुत सारी चीज है, जैसे हिंदुस्तान में जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो अंग्रेजों के आने से पहले तो हमारा कितना कुटीर उद्योग था, हमारा कपड़ा बिकता था लंदन में, हमारा जो छीट का कपड़ा है कालीकट का और जो मलमल है ढाका का, आज भी ये प्रूव्ड है कि कपड़ा जो है वो हैंडमेड कपड़ा सबसे फाइन होता है, उससे फाइन फैब्रिक नहीं बना सकती कोई मिले। हम क्यों टेलरिंग में कितने हजारों लाखों लोग बेकार हो गए टेलर से, क्यों हम टेलर चीजें पहने, सिली हुई चीजें। तो बहुत सारी चीजें रोजगार हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी सोचता था कि मैं जब गांव जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहां सिर्फ आयात हो रहा है चीजों का, जो भी पैसा कमाते हैं थोड़ा वो चला जाता है साबुन में, तेल में। अब साबुन तो बन सकती है कुटीर उद्योग में, कोई वैसे नहीं है, लेकिन भाई अब वो बड़े बड़े स्टार हैं सिनेमा वाले, वो जब दिखाते हैं साबुन हीरो हीरोइन, तो आदमी क्या है कि जो मीडिया का इस्तेमाल ये जो बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले कर रहे हैं ना हिप्नोटाइज करने के लिए, तो अब वो क्यों नहीं हो सकता। हम आप आज भी प्रूव्ड है कि नीम की दातून क्यों नहीं हम वहाँ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोकल चीजों कर सकते हैं। कोई जरूरी गिलोय है, गिलोय इतने गाँवों में था तो होती थी। अब मैं अपने छोटे भाई से कहता हूँ अरे भाई गिलोय ले लो, कहते कहाँ गिलोय, अरे भाई हमको क्या जरूरत है गिलोय घनबटी सही बात। वो भाई हम देसी पूंजी हो बाबा की हो चाहे मल्टीनेशनल हो डाबर की, हमारे तो बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें गांव में बन सकती हैं, हाथ से बन सकती हैं, हम अब आप देखिए कि आप भी जाते होंगे गांव में बारात शादी ब्याह में भी वो फाइबर की प्लास्टिक के दोना पत्तल और प्लेट मिल रही है। अरे भाई इतना अच्छा पत्तल बनता था, हाँ छील के पत्ते का, महुआ के पत्ते का या केले के पत्ते पे खाना। तो मतलब एक हमारे दिमाग में जो कि हम उस आंदोलन से आए हैं ग्रामीण जो ग्राम स्वराज्य का, तो हमको लगता है कि और अब हमारे पास मैन पावर है। ये मैन पावर नहीं, देखिए क्या होगा अगर आप नहीं यूज करेंगे तो असंतोष होगा, सामाजिक असंतोष होगा, तो अपराध बढ़ेंगे, लोग खाली होंगे, भूखे होंगे। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है, और ये हर लेवल पे देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना होगा, गाँव को, जिलों को। तो ये तो उसी दिशा में मेरा सुझाव है, कोई उसकी नहीं है कि भाई आप उनको पावर दीजिए, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करिए, क्यों सारी पावर आप केंद्र में प्रदेश में रखे हुए हैं। आपके सर आपका जो ये सुझाव है सर, इस सुझाव को क्यों ना मतलब एक ज्ञापन के रूप में जो तमाम पत्रकार संगठन हैं वो जाएं और सीएम को सीधे दें, क्योंकि ये तो बहुत क्रिएटिव सुझाव है कि कैसे हम आगे आने वाला जो समय है उसमें हम कैसे अपने इकोनॉमी को, अपने गांवों को, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को इंगेज करें। नहीं, मैंने तो यशवंत जी ये कहा कि भाई केवल पत्रकार ही नहीं, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जी। उनको सबको इनवाइट करना चाहिए और सबसे राय लेना चाहिए, सबके एक साझा मंच बनना चाहिए। और अपोजिशन भी कोई वो ऐसा नहीं है, दुश्मन नहीं है, चीन पाकिस्तान नहीं है, आप उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। इतनी बड़ी क्राइसिस है, आप छोटी छोटी आप देखिए जीएसटी आपको करना था, टैक्स वसूलना था, तो आपने जीएसटी काउंसिल में सबको इन्वॉल्व किया कि नहीं किया। ठीक पहले बात। आपको याद कीजिए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती थी, कितनी बार बाबरी मस्जिद का जब इशू आता था कंसंट्रेशन का, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक बुलाई जाती थी। तो आज हम एक मिला जुला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और नवनिर्माण एक प्राधिकरण क्यों नहीं बना सकते जिसमें लोग हो। और ब्यूरोक्रेसी की भी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि साहब दिल्ली में बैठ के हमें यहाँ आ जाता है सर्कुलर, स्टेट के देखिए भारत में विविधता बहुत है, नागालैंड की परिस्थिति कुछ और है, लद्दाख की परिस्थिति कुछ और है, हिमाचल की कुछ और है। तो आपको राज्यों की जो मशीनरी उसको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना है अगर आप चाहते हैं बिल्कुल। कि इम्प्लीमेंट हो। अगर अगर वो सबसे कंसल्ट करके लिया गया होता तो आज ये स्थिति ना आती। और देखिए मैं इसको मजदूरों का पलायन नहीं कहता हूँ, ये देखिए मजदूरों की एक सामूहिक आत्मा है, जिनका भले आपको कोई नेता न दिखे हो, लेकिन ये सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन है सरकार के बेतुके निर्णयों के खिलाफ। आपने जबरदस्ती सबको लॉकअप बंद कर दिया, वहां एक कोठरी में जहां लोग पारी पारी से 8 घंटे के लिए सोते थे, अब वो 10 लोग कैसे रहेंगे वहां, सोता फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। कैसे होगा, वो जो ठीक बात। चाल है बॉम्बे में स्लम्स में, आप देखिए शहरों में, तो वो स्लम में रहने से वो उनको लगता है कि हम मर जाएंगे बीमारी से, गर्मी से। तो वो गांव में अगर खुले बगीचे में जाएंगे उनको खुली हवा मिलेगी, अभी गेहूं कटा है, अनाज मिलेगा, सब्जियां सड़ रही हैं, आपने देखा अभी ट्रक पे
कि सब्जियां किसान फेंक दे रहा है 2 रुपए किलो, उनको सब्जियां मिलेंगी, उनको दूध मिलेगा, तो भाई जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपने चीन से, वुहान से एयरक्राफ्ट से लिफ्ट किया लोगों को, इटली से आपने लिफ्ट किया फ्री में, तो इनके लिए अगर आप 1 हफ्ते लॉकडाउन से 1 हफ्ते पहले अगर आप ट्रेनें चलने देते, अरे ये तो मालगाड़ी में भी बैठ के आ जाते। अरे अभी कल हमको यहाँ मिले हैं, लोग मिल रहे हैं, बिल्कुल हौसला देख के कि बंगलौर से साइकिल पे, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, साइकिल पे आदमी आ रहा है, पीछे अपनी कैरियर में माँ को बिठाए हुए, बंगलौर से, मतलब अपने नासिक से। कहा तो ये तक जा रहा है कि तो ये जी, मजबूरी नहीं, और देखिए आप लोगों ने सीख लिया है, लोगों में ये हिम्मत आ गई है, और अपना रास्ता ढूंढ लिया है लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ी दिशा दी जाए तो ये गांवों को, कस्बों को, नगरों में इतना बढ़िया नवनिर्माण ये लोग करेंगे। भूखे, जो लोग भूखे प्यासे रह के सैकड़ों मील चल सकते हैं, वो बहुत कम तनख्वाह में भी और बहुत कम सुविधाओं में भी ये देश को खड़ा कर देंगे। उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग आपकी वो हो जाएगी। आप विदेशी पूंजी से, एफडीआई से नहीं होने वाला आपके देश में, कौन आएगा ऐसे माहौल में पूंजी लगाने? तो मैं चाहता हूं कि ये इस ऊर्जा का, इस टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल हो, वो फ्रस्ट्रेट ना हो। तो इसके लिए सबको मिलके एक साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए और फिर इम्प्लीमेंट करें ब्यूरोक्रेसी। प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे, राष्ट्रपति वही रहेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। भैया थोड़ा राय ले लो ना, सबकी स्टेक होल्डर्स की राय ले लीजिए। ये तो बहुत नॉर्मल चीज होती है कि स्टेक होल्डर्स की राय ले लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? ठीक बात है। डीएम से नहीं पूछ रहे आप, भाई सोनभद्र का डीएम है, उसकी अलग समस्या है, और मिर्जापुर का डीएम होगा, उसकी अलग वहां के होगा। आप किसी से राय ही नहीं लेते हैं, सर एक अपनी अभी गाँव पार्टी में राय नहीं ले रहे। मैं आपको बताऊं, मंत्री लोगों से राय नहीं ली जा रही, इतना मंत्री बुरा बैठे हाल हैं है। कि नहीं, तो आपको सोशल इनपुट कैसे मिलेगा? विधायकों से पूछा नहीं जा रहा, विधायक ढक्कन है, वो कह रहे हैं साहब जनता हमसे जवाब मांग रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको कौन इनपुट देगा? आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से आपको इनपुट नहीं मिल सकता है, वो दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, दे डोंट लिव अमंग द पीपल, वो लोगों के पास नहीं रहते हैं, उनके पास। देखिए एक टीले का भी असर होता है ना, एक टीला था ना कि वो उस पे जब टीला बैठ जाता था गडरिया, तो कहता था आओ 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 जानवरों को चुरा लो, और उतर जाता था तो मारने चलता था। तो जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, जिनके पास हर चीज सर्व सुलभ है, उनको नहीं समझ में आता कि भाई मजदूर का दर्द क्या है, आम आदमी का दर्द क्या, आपका और मेरा दर्द क्या है। अगर अभी कोई, अब आप देखिए कि जो सामान्य, कोरोना तो छोड़ दीजिए, आप सरकारी अस्पतालों में सामान्य जो हार्ट का, किडनी का नॉर्मल इलाज सब बंद हो गया है, प्राइवेट अस्पताल अलग बंद पड़े हैं। तो ये कौन पॉलिसी बना रहा है? हमने कहा था यही चीफ सेक्रेटरी से कि भाई जैसे सब्जियां बिक रही हैं, आप अलाउ कर दीजिए कि ठेलिया में लोग गमला और पौधे और बीज बेचे। तो भाई घर में लोग खाली बैठे हैं, थोड़ा क्यारी लगा लेंगे, किचन गार्डन कर लेंगे, और उनको इनकम हो जाएगी। लाखों लोगों को इनकम हो सकती है साहब, गमलों से, पौधों से और बीज से, क्या अगर आप बात है! बेचने बहुत की बढ़िया, इजाजत बहुत दे दीजिए। बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया। तो हम कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, हम तो जमीन की बात कह रहे हैं, उसमें आपकी पूंजी कुछ नहीं लगनी है, खाली लोगों से राय ले लीजिए, लोग क्या चाहते हैं और वो करने को तैयार बैठे हैं। गजब की ऊर्जा है लोगों में। और नहीं तो ये जो जिन लोगों ने इतना हिम्मत और धीरज और साहस के यार, और देखिए कई बार बहुत अफसोस होता है कि एक गुजरात से एक तस्वीर है कि जो रेलवे ट्रैक पे महिलाएं चल रही हैं, एक पुलिस वाला उनसे जबरदस्ती पैसे नोच रहा है, उनके पास जो थोड़ी मोड़ी बचत है। मतलब क्या है सिस्टम? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टम में संवेदना नहीं है। अगर संवेदना होगी तो सब ठीक हो जाएगा। ना संवेदना है, ना अकाउंटेबिलिटी है। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई जवाबदेही नहीं है। सर अभी तो 2-3 बातें बहुत चल रही हैं साहित्यिक हल्के में भी कि आजादी के बंटवारे के समय जितनी कहानियां आई थी उससे ज्यादा कहानियां या उतनी कहानियां इस समय भी घटित हो रही हैं सड़कों पे। लोग जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सबकी कोई ना कोई कहानी है, अलग अलग पिक है। अभी एक मैं पिक्चर देख रहा था, उसमें माता ने बच्चे को अपनी चप्पल पहनाई हुई है, बड़ी सी चप्पल पहना हुआ है, खुद नंगे पांव चल रही है। तो बिल्कुल मतलब चल रही है। और अभी जी, अभी अभी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और 2 घंटे में फिर लेके चल दी वो। चल दी वो, क्या हाँ करे? बिल्कुल मैंने पढ़ा था। सहारा है भाई। हमारा शहर तो, हमारे जो गांधी जी ने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो शैतानी सभ्यता है, तो हम सब जो बिल्कुल। बैठे हैं शहरों में, संवेदना नहीं है तो वो क्या करे? कहाँ किस अस्पताल में जाए? बच्चा पैदा हुआ फिर लेके चल दिया। बहुत तकलीफ होती है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ या जो मैंने लेख लिखा है, मैंने तय किया था दरअसल कि इस पूरे संकट काल में
मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार जो भी अच्छा बुरा निर्णय करे सब लोग उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप निर्णय करेंगे तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल। जो देख रहा हूँ कि भाई बोलना चाहिए, अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है, हमें भी गुनहगार समझा जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, ज़ाहिर-सी बात। सर मैं थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। आपने गाँव का ज़िक्र किया, आपने गाँव का आपका गाँव कहाँ पे है? मेरा गाँव इलाहाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर कानपुर रोड की तरफ है, अधवा बाज़ार है, उधर है। हरथुआ जी, जीटी बाज़ार। रोड से पास है। जी, जी, जीटी जी। रोड के पास है बिल्कुल। तो आपका गाँव से अभी कितना नाता है? आना-जाना कितना होता है? नहीं होता है, खूब होता है, खूब जी। होता है, लेकिन वही दिक्कत है कि हमारे गाँव में वो नेट नहीं आता है, तो ज़्यादा दिन हाँ। नहीं रहते, लेकिन जाते हैं हमें अभी 10 दिन, 15-15 दिन जाके रहते हैं, अच्छा लगता है। पिताजी हैं हमारे 90 प्लस हैं, तो क्या बात है! अच्छा मन 90 करता है प्लस में? जी। जी, जी। तो मन करता है कि रहे उनके साथ। ताऊ जी हैं हमारे, तो हमारा पूरा जॉइंट फैमिली है और हमें बहुत अच्छा लगता है गाँव में, आपने सब पूछा लोग नहीं बहुत पिताजी से कि आप ताऊ जी से कि आपकी सेहत का राज क्या है? एक 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 लाइन में अगर वो सेहत का राज वो ये है, मैं बताता हूँ कि एक तो मेहनत हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि अब हमारी लाइफ़स्टाइल में देखिए हम लोगों ने भी बचपन में कुएँ से पानी भर के नहाया, ठीक है ना? बात है। जी। आपकी तस्वीरें नहाने पे याद आया, आपकी तस्वीरें गंगा जी में आपने नहाया, हाँ, गाजीपुर में मैंने भी खूब बहुत नहाया अच्छा है। लगा। जी। मैं तो सोच रहा था कि आपको वहीं रहना चाहिए, कहाँ आप नोएडा चले बिल्कुल। आए? बिल्कुल, बिल्कुल और इतनी तो साफ सेहत गंगा हो का गई है, गाज़ीपुर में इतनी साफ गंगा है कि आप कमर भर पानी में खड़े होके अपना नीचे पाँव देख सकते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट पानी है। पिताजी ने 90 साल तक कोई एलोपैथी दवाई नहीं ली, कोई दवा देते हैं तो कहते हैं गरम करेगी। अभी बड़ी हाँ, मुश्किल से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत दबाव डाल के हम उनको इलाहाबाद ले गए, तो दवाइयाँ चालू हुई। और हाँ, एक बात आपको मैं बताऊँ, हमने उनसे कहा कि पिताजी अब आप लखनऊ चलिए, यहाँ भई आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए 70 किलोमीटर इलाहाबाद आना पड़ता है, जीप करनी पड़ती है। तो कहा कि अब देखो, हमने कहा वहाँ सुविधाएँ ज़्यादा हैं, सब कुछ है लखनऊ में। कहा देखो हमको डेहरी में मरने दो। तो ये जो मज़दूर जा रहे हैं, बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि भई अगर मरना ही है, अपने गाँव घर में तो मरेंगे। हम वहाँ बॉम्बे की चाल में क्यों मरें कि वहाँ जैसे अमेरिका में हो रहा है कि वो ट्रकों में ले जाके सामूहिक गड्ढे में डाल दिया। भई हम अपने गाँव की मिट्टी में मरेंगे, ठीक बात, ठीक बात। वहाँ दफ़न होंगे। तो बिल्कुल, एक और अपना लोग अपने परिवार संकट में परिवार के साथ रहना चाहते हैं। देखिए मेरा बेटा जकार्ता में है, पहले चीन में था। तो जब ये और उसको अच्छा बड़ा बंगला मिला हुआ है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, वर्क फ्रॉम होम है, उसको कोई नौकरी का डर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये संकट आया तो मुझे फ़ोन किया कि पापा चले आएँ क्या आप? और वो चिंतित रहता है मेरे लिए, सब मालूम है कि सुविधा है। तो चिंतित रहता है कि अपना ये देखना, वो देखना, मास्क लगाना, ये दवा खाना। तो भई जो परिवार से दूर है सब कुछ, तो हमने कहा नहीं बेटा वहीं रहो, रास्ते में तुम आओगे कहीं क्वारंटाइन कर देंगे या इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो लग जाएगा लग जाएगा, ठीक बात है। हवाई जहाज में। तो कहने का मतलब ये है कि लोग भई बीवी गाँव में है, माँ-बाप गाँव में है, वो शहर में है, पिता हैं, अभी तक मनी ऑर्डर भेज देता था, अब मनी ऑर्डर भी नहीं भेज सकता। तो अगर लोग अपने परिवार के साथ संकट में रहना चाहते हैं और जबकि मालूम है कि ये संकट 4-6 महीने में खत्म होने वाला नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है सरकार? क्यों रोकती है आप? तो इसीलिए फिर लोगों के एक सामूहिक आत्मा देखिए, लोग अंदर से कनेक्टेड हैं, सब लोग कनेक्टेड है, कहीं न कहीं। तो ये एक सामूहिक निश्चय है कि इसकी अवज्ञा करनी है, सामूहिक अवज्ञा है। ये सामूहिक सत्याग्रह है, पुलिस रोके, कोई रोके, आप सड़क पे रोकेंगे, रेल की पटरी पे जाएँगे, वहाँ रोकेंगे, वहाँ जाएँगे, बट उन्होंने तय कर लिया है कि भई हमें अपने परिवार के पास जाना है। सर इस लिहाज से बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी की तुलना कोई मोहम्मद बिन तुगलक से करता है, कोई आज भी 8 पीएम आने वाले हैं वो। तो हालाँकि उन्होंने बहुत हार्ड फैसले लिए और देश के हित में ही लेने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो नतीजा प्रभाव जो पड़ा वो जनहित मतलब जनता इकोनॉमी पे पड़ा, आम जन पे पड़ा, है ना? तो इस लिहाज से इनका मूल्यांकन तो हालाँकि बाद में होगा, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, किसी जी, राजघराने से नहीं आए हैं। उन्होंने ज़मीन पे संघर्ष किया है, ज़मीन से उठ के आए हैं, वो सब है। लेकिन होता क्या है कि जैसे-जैसे आप ऊपर उठते हैं और आपको एक सिस्टम चलाने के लिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए आपको इतने लोगों का आर्थिक सहयोग लेना होता है, तो आप एक तो उस पे निर्भर हो जाते हैं, कुछ लॉबीज़ पे, है ना? और दूसरे फिर क्या होता है कि आपको हमेशा ये खतरा रहता है कि यार मुझे कोई हटा तो नहीं देगा, हटा
तो वो जो पार्टी को और सबको जो किनारे कर देना, ये सहज स्वभाव है, जो भी है, कोई जी, आजकल बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी देखिए वो विशेषज्ञ नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक भाई बात है। जी, मनमोहन सिंह की तरह किसी वो, और उनको मानना चाहिए कि भाई मैं किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो भाई अगर 9 साल का अकबर अपने नवरत्नों की सलाह पे और देश अच्छा शासन चला सकता था, तो क्या प्रॉब्लम थी? इनको केवल एक ही कमी कि ये लोगों से राय नहीं लेते। आप संघ संघ परिवार में राय लीजिए, बैठ के लोगों से राय लीजिए कि भाई देश को कैसे नवनिर्माण करना है, इस संकट से कैसे निकालना है। आप अपने सांसदों से लीजिए, अपने विधायकों से लीजिए, विपक्ष के लोगों से लीजिए और ब्यूरोक्रेट से लीजिए। अब आप देखिए कि आपको इतने पूरे संकट में कायदे से डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए जो लीड करे और बताए, तो वो भी नहीं हो रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रोटोकॉल तय के डॉक्टरों को दे दिया गया कि भाई ये तुम करो। और यहाँ जी। पीजीआई के डॉक्टर और केजीएमसी के जो चेस्ट विभाग के हेड हैं, मैंने उनको फोन किया कि एक लेख लिख दीजिए, तो वो पता चला कि साहब वो मेरठ ड्यूटी पे गए हैं, वो थर्ड ओह! पार्टी ऑडिट करने गए हैं और उनको जी, कोई पीजीआई वालों को भेजा हुआ है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब हाउ आर यू रनिंग द सिस्टम? जो उसकी जरूरत अस्पताल में है, आप उससे ऑडिट करा रहे हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगर अगर मोदी जी अगर लोगों को इन्वॉल्व करे, मोदी जी की हमें कोई शक नहीं है उनकी मेहनत पे, उनकी प्रतिभा पे, उनकी निष्ठा पे। लेकिन अगर वो ये अपने कुर्सी का डर छोड़ दें, उनकी पार्टी में कोई उनकी कुर्सी छीनने की अब किसी की हैसियत नहीं है। हिम्मत तो छोड़ दीजिए, हैसियत नहीं है। हैसियत नहीं है। जी, कोई दूर-दूर तक नहीं है। मोदी जी अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। आप उनको ये भरोसा रखना चाहिए कि वो अभी भी लोगों में बहुत पॉपुलर हैं, तमाम गलतियों के बावजूद, क्योंकि कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। विकल्प नहीं है। तो जी, उनको सिर्फ एक ही कमी है कि उनको सिस्टम से काम होने देना चाहिए। जो मंत्रालयों के सिस्टम बने हुए हैं, प्रस्ताव आप सारे नीतिगत निर्णय आपने पीएमओ में ले लिए। इंडिया की पॉलिसी बनाना, मैंने कहा चाहे कृषि की भी अगर आपको पॉलिसी बनानी है, तो इतने अलग एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन हैं कि सबके लिए आप दिल्ली में बैठ के एक जैसे नहीं बन सकती है। नहीं बढ़ती है। तो सिर्फ ये है कि वो अगर सिस्टम को इन्वॉल्व करें, सिस्टम में पार्लियामेंट भी है, सिस्टम में उनकी पार्टी भी है, सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट है, इन्वॉल्व करें, तो ही कैन डू वंडरफुल। कोई भाई सब वो रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर वो ऐसे ही करेंगे कि बस खड़े होके टीवी पे अनाउंस कर देंगे, आपने नए नोट छपवा लिए, ये नहीं देखा कि भाई वो एटीएम में फिट होगा कि नहीं होगा भाई, और वो एटीएम बदलने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा। तो भाई बिल्कुल। आप आपको इसीलिए भाई चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जो नेता है, उसका हार्ट जो है वो जनता के पास होना चाहिए, दिल। दिल। और उसको बहुत ज्ञानी के होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आपको फिर सिविल सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, जुडिशियल सर्विस है। दे आर ऑल देयर टू हेल्प। उनसे काम लीजिए, उनसे सलाह लीजिए और निर्णय आप जनता के हाथ में करिए। आप जनता की आकांक्षाओं के पक्ष में निर्णय करिए, लेकिन एग्जीक्यूट तो जिनको करना है उनसे प्रोग्राम बनाने के पहले सलाह तो लीजिए आप। तो सर मैं चाहूँगा कि जो मीडिया स्वराज डॉट कॉम है, उसके बारे में भी बताएँ कि जो पाठक हैं, उसे क्यों पढ़ें? और जो आप जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, जो आपका ब्रॉड विज़न है, उदात्त आपका जो सोच है और जो देश, राष्ट्र और के बारे में सोचते हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी। लेकिन इस साइट की एक यूएसपी क्या है? मतलब एक लाइन में कहें कि आपने जो आपकी टैग लाइन है, वो जनता से है, पीपल से जुड़ती है। तो आप बताएँ मतलब कि हमारी लोग टैगलाइन जी, यही है कि भाई हम जैसे मैंने कहा कि ये लोगों के द्वारा लोगों को लिए है और हम इसमें कोई आर्थिक या राजनीतिक दबाव में किसी के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं करेंगे। हम अगर ऐसी कोई ऐसी नौबत आती है तो हम बंद कर देना, जैसे नगर स्वराज जब ऐसी स्थिति आई तो हम बंद करके जेल चले गए। हमने उसको, हम चाहते तो हम उसको सेंसर्ड कॉपी चला सकते थे। लेकिन हम बंद कर देना प्रेफ़र करेंगे बजाए इसके कि हम राजनीतिक या आर्थिक किसी के दबाव में काम करें। तो सर डिजिटल जर्नलिज्म को चाहने वाले और आपके प्रशंसक जो है सबसे अनुरोध है कि मीडिया स्वराज डॉट कॉम MEDIASWARAJ.com पे जाएं और देखें आपकी वेबसाइट को और फीडबैक आपको वेबसाइट पे ही दें। कनेक्ट हुए और सर बड़ा अच्छा लगा। हम लोग फिर जुड़ते नहीं, मिलते मुझे रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, जी, मैं आपको रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, आपने इतना अच्छा मीडिया वर्ल्ड के लिए आप एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं सर आप लोगों और का आप प्यार खुद है, ज़मीन आभार से है। जुड़े आदमी हैं, आप ज़मीन से जुड़े आदमी हैं और अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू दादा, थैंक यू। बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया और हम लोग फिर जल्दी जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग। प्रणाम सर। जी, जी। बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम।